आज संकेत ग्लोबल मार्केट से ही अहम होंगे, इसलिए संदीप को हमने अपने साथ फटाफट से जोड़ लिया और ये जान लेते हैं कि ये तनाव कितना बड़ा है। संदीप, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि अब नॉर्थ कोरिया को भी नहीं भूलना चाहिए, वहां से फिर से कुछ आ सकता है, अमेरिका से आ सकता है। कल ऐसा क्या हुआ कि आज सभी ग्लोबल मार्केट्स डाउन हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ट्रेंड है डिम्पी वो सोमवार से बदलकर शुक्रवार पे आ गया। जो खराब खबरों का दौर आता है, यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में तनाव बढ़ता है, वो अब शुक्रवार को शिफ्ट हो गया है। देखिए, यूएन की जनरल असेंबली में जो ट्रंप का भाषण था उसकी जवाबी कार्रवाई आनी थी, हम ये बातचीत कर रहे थे और वो देखिए वो साफ तौर पे देखने को मिल भी रही है। हालांकि ट्रंप ने पहले इसकी शुरुआत करी है, उन्होंने कल नॉर्थ कोरिया से जो कारोबार करने वाली जितनी भी कंपनीज है उसके ऊपर प्रतिबंध बढ़ाए हैं। उसका जो एक रिप्लाई है वो देखिए काफी जल्दी से आज नॉर्थ कोरिया की ओर से सामने आया है। साउथ कोरिया की एक न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि प्रशांत महासागर में हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया की ओर से ये टेस्ट हो सकता है। तो इससे अगर आप देखिए जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और उसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए एसजेक निफ्टी में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां पे देखिए एकाएक जो गिरावट है पिछले कुछ मिनटों में देखने को मिली है। पहले ही करीब 20 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, अब देखिए 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और 10,100 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी एसजेक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। साफ तौर पर जो तनाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अगर ये हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग होती है नॉर्थ कोरिया की ओर से तो ये बहुत बड़ा जवाब होगा नॉर्थ कोरिया की ओर से। तब ये जो तनाव है, ये जो पूरी स्थिति है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की जो बात है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाएगी। ठीक है संदीप, एक और छोटा सा जवाब दीजिए। अभी और देश यानी कि जापान का क्या रुख है, चाइना का क्या रुख है और ये तनाव ऐसे ही बढ़ेगा? शांति की कोई बात सामने निकल के आ सकती है? देखिए, ये जो प्रतिबंध लगे हैं उसके ऊपर कल शिंजो एबे का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है, ये इससे डीन्यूक्लियराइजेशन की और जो कदम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत देखिए जो नॉर्थ कोरिया के जो एक्शंस हैं, जो रिएक्शंस हैं वो काफ़ी तीव्र, काफ़ी दुखद कहने चाहिए मैं तो कहूँगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ये हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टिंग होती है, अगर हम एक युद्ध की ओर या तो फिर वॉर की ओर बढ़ते हैं, और जैसा मुझे याद है ट्रंप ने कहा भी था, इनफैक्ट उन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म पर ये बात कही थी कि अगर जरूरत पड़ी हमें या तो फिर हमारे अलाइंस की अगर सुरक्षा को कोई भी अगर सवाल उठता है या तो उसके ऊपर कोई भी सवाल या निशान आता है तो वो नॉर्थ कोरिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। देखिए डिम्पी, मैं और आप हम सब ये जानते हैं कि यूएस किस तरह की क्षमता रखता है। अगर ये युद्ध जैसी स्थिति बनती है या तो फिर तनाव बढ़ता है या तो कोई भी एक हथियार चलता है तो आप समझते हैं कि किस तरह का डिस्ट्रक्शन हो सकता है दुनिया भर में, और उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट्स पे बहुत ज्यादा लाल रंग लेके आएगा। ठीक है, तो आज ध्यान रखना होगा एक ग्लोबल टेंशंस के बीच में सोना और कच्चा तेल कैसे ट्रेड करता है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, एक बार वो भी सुनिए आप। Today I'm announcing a new executive order I just signed that significantly expands our authorities to target individuals, companies, financial institutions that finance and facilitate trade with North Korea. As I outlined at my address to the United Nations General Assembly, North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat to peace and security in our world, and it is unacceptable that others financially support this criminal rogue regime. डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात रखी है कि जो उन्होंने यूएन असेंबली के अंदर बोला था उसको लेकर वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो खैर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड करते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ कारोबार करते हैं, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल है, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात है। अब ये संकेत तो खैर खराब है। क्या FIs कामकाज कर रहे हैं बेहतर तरीके से? नहीं, ऐसा भी नहीं दिख रहा, क्योंकि FIs ने तो खैर पहले से भांप लिया कि इस समय भारतीय बाजारों के अंदर शायद रुकना समझदारी नहीं होगा। सितंबर का महीना जब से शुरू हुआ है तब से, खैर उससे पहले भी बिकवाली थी, लेकिन ये सितंबर के महीने में बड़ी उम्मीद थी कि जब नए हाई की तरफ पहुंचेंगे इंस्टीट्यूशनल कुछ बाय करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1205 करोड़ रुपए की सेलिंग FIs की तरफ से हुई है। DIs की तरफ से थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है, लेकिन वो ज्यादा अहमियत इस समय रख नहीं रहा। क्वांटम से बड़ा है लेकिन कन्विक्शन जो बाजार को चाहिए होता है वो थोड़ा कमजोर है। अगर आज ये FIs का आंकड़ा पॉजिटिव होता तो शायद आप एसजेक्स निफ्टी की गिरावट के बावजूद थोड़ा कम डरते, लेकिन FIs की भी बिकवाली है, इसलिए एसजेक्स निफ्टी थोड़ी सी भी गिरावट दिखाता है, सबको ऐसा लगता है बाजार अब तो गया। खैर आगे बढ़ते एक बार आउटलुक भी देख लीजिए। जितने ग्लोबल संकेत FIs का आंकड़ा हमने देखा उस हिसाब से आज बिकवाली तो खैर मार्केट में रहने वाली है। ये नॉर्थ कोरिया का नाद आगे भी जारी रहेगा, ये प्रेशर बिल्डअप होगा, हो सकता है आगे चल के कुछ और बयान भी आते हुए दिखें। अगर आप देखें 10,170 अब मार्केट के लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। 2-3 दिन से हमने लगातार यहीं से बाजार को फिर से फिसलते हुए देखा। सपोर्ट 10,000 का भी बना हुआ है, पहला चरण 10,060 का है, दूसरा 10,000 का है। बैंक निफ्टी 24,650 तक खिसक के आ गई है, ये 850 था, इसको थोड़ा नीचे कर
करना पड़ रहा है सपोर्ट को 24,650, क्योंकि आज टेंशन थोड़ी ज्यादा है। प्रताप स्नैक्स का आज आईपीओ है, इसका ध्यान रखना होगा। 480 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती है। और एनबीएफसी तेल गैस पे भी आज आप फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक और चीज है, एसबीआई लाइफ का आज आई सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन भी है, तो आप चाहें तो एक बार इसके बारे में भी डिटेल आज जी बिजनेस के जरिए जान सकते हैं कि उसमें करना क्या है। आगे बढ़ते हैं। लवलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश, शुक्रिया समय देने के लिए। आज मार्केट के अंदर वो तनाव है जिस तनाव का बाजार हमेशा से डरता है और उसको भांप नहीं पा रहा, उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा एक्चुअली, वो है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका वाला। ये बाजार को कितना डैमेज करेगा सर? Very good morning, Dimpy. I think this is fourth consecutive week and we are getting some cues from North Korea. वो भी on the last trading session of the week. थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में, स्पेशली ट्रेडर्स को पोजीशन कैरी करना। पर मुझे लगता है ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा। मार्केट की जो रेंज बनी है विद 70% ऑफ द प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे मार्केट 10,040 से 10,200 के बीच। तो मुझे लगता है कोई सा भी एक डिप आए 10,070 का अगर कल का लो टूटता है तो हमें बाय करना चाहिए। 10,040 पे मैं काफी अहम सपोर्ट देख रहा हूँ और मेरा कुछ टारगेट एग्रेसिव नहीं रहेगा, एक रेंज पे ही रहेगा। 10,150 तक के मैं वापस टारगेट देख रहा हूँ। ठीक है, आप कोई स्टॉक सजेस्ट करना चाहते हैं? राइट, टेक महिंद्रा एक अच्छा लग रहा है मुझे, स्पेशली पूरा आईटी पे अच्छा है। डिम्पी आई थिंक इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट गिवन द रूपी डिप्रिसिएशन। तो मुझे लगता है टेक महिंद्रा एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है। ऊपर में हम इसमें वापस से 475 तक के एक बार लक्ष्य देख रहे हैं। नीचे में हम इसमें स्टॉप लॉस 450 का देख रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी अच्छा लग रहा है, इसलिए एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन मिला है अराउंड 651। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। 653 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाय करेंगे। ऊपर में हम 670 to 673 ठीक है लवलेश, शुक्रिया आपका। ये इंडेक्स पे तो आपने बताया कि थोड़ा किसी भी डिप में अभी थोड़ा ध्यान रखें, एकदम से सेलिंग पे भी ना टूटे और एकदम से बाइंग पे भी नहीं। अभी थोड़ा रुकना है, वेट एंड वॉच करनी है, इस इवेंट को थोड़ा पास ऑन होने देना है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। टेक महिंद्रा है, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। 2 शेयर उन्होंने दिए। टारगेट स्टॉप लॉस आप नोट कीजिएगा, पर्टिकुलरली आज स्टॉप लॉस के नीचे खुले तो ट्रेड ही मत कीजिएगा। ठीक है, लवलेश की रिकमेंडेशन थी। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स देखिए आपको जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से मिल रहे हैं। बोनांजा भी कह रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान रखिए। कल अंतिम बाजी में भी हमने देखा था कि फाइनेंस की कंपनी सारी चल रही थी। आज रिलायंस होम फाइनेंस की भी रीलिस्टिंग होने वाली है, तो इस वजह से हमने देखा कि ज्यादातर फाइनेंस कंपनीज चल रही थी। इस पर आप ध्यान रख सकते हैं। 680 का टारगेट है। ICICI बैंक नहीं चल रहा, ये जैसे जैसे 300 के दूर पहुंचता जाएगा इस पर शॉर्ट कॉल्स आती रहेंगी। और आप देखिए कल 2% नीचे था और 300 से बेहद दूर है, इसलिए शॉर्ट हो रहा है। और 280 276 तक और आ सकता है, शॉर्ट कर लीजिएगा। 290 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। PTC इंडिया फाइनेंस प्लस करने के लिए मिला है। 46 का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस है। 42 पे बंद हुआ है। ज्यादा बड़ा डिप आ जाए तो इस पे भी रुकेगा। 40 के आसपास मिल जाए तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 50 पैसे के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड देख सकते हैं। ग्रू फाइनेंस 570 तक के टारगेट के लिए आप प्लस करें। 530 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन है जो आपके सामने हमने रखी है। ये सारे के सारे ट्रेड अब आपके सामने आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंचल को अपने साथ जोड़ते हैं, कुछ खबरों वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। अंचल बताइए कौन से शेयर्स हैं जिसमें आज न्यूज़ है? शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी बदलाव से। रादर देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो मॉडर्न कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट जो टोटल आउटलुक रहता है उसमें चेंज हुआ है। टाटा सन्स की कल AGM थी और उसमें एक सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये लिया गया कि कंपनी टाटा सन्स को अब प्राइवेट कंपनी के तौर पे कन्वर्ट किया जाएगा। देखिए 1975 में पब्लिक कंपनी बनी थी और अब कहीं जाके ये वापस से प्राइवेट कंपनी बनेगी। हालांकि निवेशकों को इससे ना कोई नुकसान है ना कोई चिंता होनी चाहिए क्योंकि उनका पैसा अभी भी सुरक्षित है। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट मूव काफ़ी बड़ा मूव है क्योंकि देश का सबसे बड़ा ग्रुप है और अब वो प्राइवेट कंपनी के अब वो जाके प्राइवेट कंपनी बनेगी। देखिए सबसे बड़ा झटका अगर किसी को मिलेगा इस पूरे ही बदलाव में तो वो होगा मिस्त्री फैमिली को। क्यों? क्योंकि कल जब AGM हुई थी शेयरधारकों से मंजूरी मांगी गई तो सिर्फ मिस्त्री फैमिली थी जो इसका कड़ा विरोध कर रही थी। कारण ये है मिस्त्री फैमिली के पास 18.4% हिस्सेदारी है टाटा सन्स में। प्राइवेट कंपनी बनने पे, प्राइवेट लिमिटेड बनने पे मिस्त्री फैमिली को अगर अपना स्टेक बेचना है तो उन्हें पहले बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ेगी और ये ही कारण था कहीं ना कहीं जो उसे इतना कड़ा विरोध कर रहे थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर में कन्वर्ट होने पे टाटा सन्स का। कुछ और बदलाव भी हुए, कुछ और चीज़ों को भी मंजूरी मिली। सबसे पहले तो AGM में NCD के जरिए 45,000 करोड़ की रकम जुटाने को भी मंजूरी दी। साथ ही नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नियुक्ति के लिए भी मंजूरी दी।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर पिछले दिनों में काफी बातें हुई, तो इसलिए बोर्ड ने इस बार टाटा सन्स के बोर्ड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सुधारने के लिए कुछ, तो बोर्ड में एक महिला डायरेक्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी। साथ ही इसके अलावा बोर्ड के सारे मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और इसके अलावा आप देखें तो ओवरऑल जो फोकस था इस बार कहीं ना कहीं इसी चीज पे था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने का, और वो कहीं ना कहीं थ्रू हो गया। अब प्रोसेस शुरू होगा, समय थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन एज अ कॉर्पोरेट मूव बहुत बड़ा मूव रहा है इनपे। ठीक है, टाटा सन्स पे आपने हमको बहुत अहम जानकारी दी है कि ये शापोंजी ग्रुप के लिए एक झटका है और एक बड़ा झटका है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर अब आगे कामकाज होगा और 18% हिस्सेदारी है, उसके लिए मंजूरी लेनी होगी वापस बोर्ड से। तो ये टाटा सन्स के लिए एक बेहतर हो सकता है, सभी शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। अच्छा अंचल, इसके अलावा कौन से और शेयर है जिन पे आज न्यूज है? नहीं, देखिए एक आईपीओ आज बंद होने वाला है, एसबीआई लाइफ का आईपीओ आज बंद होगा, आखिरी दिन है। अब तक आईपीओ 58% सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 685 से 700 के बीच में। कुल 12 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे, जिसमें एसबीआई अपने शेयर ऑफलोड करेगा, साथ ही साथ बीएनपी पारिबा कार्डिफ करीब 4 करोड़ शेयर ऑफलोड करेगा। कंपनी को इस आईपीओ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये पूरी तौर पे कोई ओएफएस है। दूसरी ओर प्रताप स्नैक्स का आईपीओ आज खुलेगा, 22 तारीख को खुल के 26 सितंबर को आईपीओ बंद होगा। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 930 से 938 के बीच में रखा गया है, और आईपीओ के जरिए 480 करोड़ जुटाने की योजना है कंपनी की, जिसमें से 200 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के पास आएंगे। वहीं 280 करोड़ रुपए जो हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सिकोया कैपिटल अपना हिस्सा बेचकर जुटाएंगे। रिलायंस होम फाइनेंस की फाइनली आज लिस्टिंग भी है। रिलायंस कैपिटल से डीमर्ज होकर रिलायंस होम फाइनेंस आज लिस्ट होगी। जो रेशियो है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास रिलायंस कैपिटल का एक शेयर था, तो आज अब रिलायंस होम फाइनेंस की लिस्टिंग के बाद आपको एक शेयर रिलायंस होम फाइनेंस का भी मिलेगा। 1:1 का रेशियो है, तो वो एक चीज पे ध्यान रखिएगा। साथ ही लिस्टिंग के बाद रिलायंस होम फाइनेंस में रिलायंस कैपिटल की 51% हिस्सेदारी मेंटेन रहेगी। एडवाइस की तरफ से एक आकलन आया था, करीब 137 रुपए प्रति शेयर के भाव पे रिलायंस होम फाइनेंस लिस्ट हो सकता है। कुछ खबरें पीएफसी के ऊपर भी खबर है। खबर यह है कि शेयरधारकों से रकम जुटाने को लेकर मंजूरी मांगी थी कंपनी ने, जो शेयरधारकों ने अब अप्रूव कर दी है। कंपनी की 65,000 करोड़ की रकम जुटाने की योजना है। डेट बॉन्ड्स के जरिए रकम जुटा सकती है कंपनी। साथ ही भारतीय एयरटेल को फाइनली अप्रूवल मिल गया है शेयर होल्डर्स से मर्जर के लिए। देखिए, टेलनॉर के मर्जर के लिए अब भारती ने अपने शेयर होल्डर से मंजूरी मांगी थी, वो फाइनल अप्रूवल कल आता हुआ दिखा। इतना कोई मेजर ट्रिगर नहीं भारतीय एयरटेल के लिए होगा, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज है कि अब फाइनली ये प्रोसेस पूरा हो गया है, सभी जगहों से उन्हें मर्जर मिल चुका है। रही बात आज तेजी रह सकती है डिब्बी, रादर फोकस पे रखिएगा आज ब्रोकरेज स्टॉक स्कोर्स का। कारण ये है सेबी ने यूनिफाइड लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। अब एक ही ब्रोकर इक्विटी और कमोडिटी दोनों के लाइसेंसेस होल्ड कर सकता है, एक साथ दोनों ही सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकता है, और ये अच्छा ट्रिगर रहेगा ब्रोकरेज शेयरों के लिए। जियोजित, बीएनपी पारिबा, मोतीलाल ओसवाल, एडलॉय जैसे शेयरों पे डेफिनेटली फोकस रहेगा। और लास्टली एनटीपीसी, यहां पे भी शेयरधारकों ने एनसीडी के जरिए रकम जुटाने को मंजूरी दी है। 15,000 करोड़ की रकम कंपनी जुटाएगी एनसीडी के जरिए, तो मेजर पॉजिटिव हो सकता है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, काफी सारी खबरें हैं जिसपे आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे एक अहम खबर आपको बताते हैं। हालांकि जी बिजनेस लगातार अपनी जिम्मेवारी को समझता है, न केवल सिर्फ आपके मुनाफे की बात पलका है, बल्कि आपको सचेत भी करता है, ध्यान भी रखता है आपके मुनाफे को कैसे संजो के रखा जाए। और इससे ठीक पहले हमने एक आपको खबर बताई थी कुछ दिन पहले, आपको ध्यान होगा, जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है। कौन सी खबर पर? सरकार इकोनॉमी को हालात सुधारने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये खबर हमने बकायदा हमारे रिपोर्टर आलोक प्रियदर्शी ने पूछी भी थी वित्त मंत्री से। खबरों के मुताबिक सरकार करीब 50,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे सकती है, जो इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले पहले दिया जा सकता है। आपको बता दें कि जी बिजनेस ने इकोनॉमी की खराब हालात को सामने रखा था और वित्त मंत्री से ये सवाल भी पूछा था। सरकार अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री ने कहा था कि इस बारे में चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री से बात करके इस पे कोई आखिरी फैसला लेंगे। आपको बता दें कि जून तिमाही में देश की जीडीपी 6% से नीचे गिरकर करीब 6% से भी नीचे चली गई थी। जॉब ग्रोथ के आंकड़े भी बेहद खराब रहे और जुलाई बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ 5 साल के निचले स्तरों पर पहुंच गए। तो कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं था जो कि ये इंडिकेट करे कि अर्थव्यवस्था की हालत इस समय ठीक है। यही वो आंकड़े हैं जिसने बताया कि काफी हालत देश की अर्थव्यवस्था की खराब है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सरकार ने इस राहत पैकेज से देश का वित्तीय घाटा 0.5% बढ़ जाएगा, जबकि सरकार का वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.2% का है।